नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में नवजात प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। प्रशासन ने गाया पुराना राग, जांच हो रही है, जांच हो रही है, जांच हो रही है। शराब के लिए पैसे न देने पर सरहंगों ने की मारपीट, जमकर की पत्थरबाजी। निजी स्कूलों की मनमानी फिर आई सामने। किताबों को लेकर संभागायुक्त ने प्रशासन को दिए निर्देश। और रीवा में 1000 कुंडी यज्ञ का आज हुआ शुभारंभ। कलश यात्रा में हजारों की संख्या में उमड़ा भक्तों का सैलाब। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में आज एक नव प्रसूता की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतका स्टाफ नर्स थी। शासन प्रशासन भले ही व्यवस्थाओं की बात करता रहे, लेकिन समय समय पर या यूं कहें कि रोज ही अस्पताल से ऐसी खबरें आती हैं जिससे सरकार की व्यवस्थाओं की पोल खुलती है। ताजा मामला आज सुबह का है, जब लगभग 9 बजे के आसपास एक नवप्रसूता पंकजा पटेल की मौत हो गई। घटना के संबंध में मृतक के पिता लालमणि पटेल ने बताया कि 6 दिसंबर को उन्होंने अपनी बेटी को भर्ती कराया था। आज सुबह 5 बजे नॉर्मल डिलीवरी हुई। उसके बाद उनसे बातचीत हुई। क्योंकि गायनी वार्ड में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, इसलिए उनकी मां का आना जाना था। लेकिन सुबह 7 बजे के आसपास जब उनकी मां ने देखा कि पंकजा बिस्तर से गिरी हुई है और उसे ब्लीडिंग हो रही है, जिसके बाद डॉक्टरों ने ब्लड का इंतजाम करने के लिए कहा। 9 बजे तक ब्लड बैंक खुलने का इंतजार करते रहे। उसके बाद भी ब्लड नहीं मिला तो खुद का ब्लड दिया, जिसके बाद ब्लड चढ़ाया गया, लेकिन तब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि अस्पताल की ओर से उन्हें कोई भी दवाई नहीं मिली। सारी दवाएं उन्होंने खुद ही खरीदी थी। साथ ही वार्ड में गार्ड और नर्सों द्वारा पैसे की मांग की गई, जो आमतौर पर अक्सर होता है, क्योंकि जब भी किसी महिला की डिलीवरी होती है तो वहां पैसों की मांग की जाती है और बताया जाता है कि खुशी में पैसे मांगे जा रहे हैं। कुल मिलाकर दिन भर में अगर 100 से 200 खुशियां ये बटोर कर घर ले जाते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परिवार कितना खुशहाल हो चुका होगा। वहीं मामले को लेकर जब अधीक्षक राहुल मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने सिर्फ जांच करने की बात कही, जो अक्सर ऐसे मामलों में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाता है। जांच चल रही है, जांच चल रही है, जांच चल रही है। सब दृष्टिया तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक बीमारी होती है जो कई हजारों में कुछ महिलाओं को हो सकती है। नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन है डिलीवरी का, तो ये प्रतीत हो रहा है। और विस्तृत रिपोर्ट तो पोस्टमार्टम आने के बाद ही हम बता पाएंगे। और इसका पूरा अच्छी तरह से उपचार यहाँ किया गया था। कई डॉक्टरों ने देखा है और सभी सीनियर डॉक्टर्स थे। और इसमें जैसा कि परिजनों का आरोप है, कोई लापरवाही ऐसी की गई, तो ऐसी लापरवाही प्रथम दृष्टया से प्रतीत नहीं है। तो ब्लड का आया था जिसमें नहीं, ब्लड तो शायद उसमें चढ़ाने की हिस्ट्री अभी नहीं आई है। ब्लड उसको नहीं चढ़ा, ऐसा अभी उसमें रिकॉर्ड में है। नॉर्मल डिलीवरी हुई है। क्या ब्लड चढ़ा है क्या उसमें? ये ब्लड चढ़ रहा था, इसको हम दिखवा रहे हैं, पूरी जांच करवा रहे हैं। ये कहना था कि जब मरीज खत्म हो गया उसके बाद वो ब्लड हम लेके आ गए, ब्लड अगर चढ़ा रहे टाइम पे ब्लड मिल जाता नहीं। टाइम पे तो ब्लड जो जो सीरियसली पेशेंट होते हैं, मगर ब्लड बैंक में अगर ब्लड है हमारे तो बिल्कुल इशू हो जाता है। उसमें ब्लड की के कारण अभी प्रथम दृष्टया तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मौत हुई है, लेकिन हम उसकी पूरी विस्तृत जांच कराएंगे, पोस्टमार्टम भी कराएंगे, इसके बाद ही हम कुछ बता सकते हैं। उसकी हम जांच करा रहे हैं। हमने पूरे स्टाफ बदलने के निर्देश भी दिए हैं कि वहाँ पर पूरा स्टाफ बदल दिया जाए। इसकी पूरी जांच हम करा रहे हैं। ये कैसी जांचें हैं जो अभी तक चल रही हैं और कभी खत्म नहीं होती, और ना ही उनका कोई परिणाम आता है। आप खुद सुनिए पीड़ित पिता ने मामले को लेकर क्या बताया। मैं भर्ती करवाने के बाद अभी 5 बजे बच्चा हुआ, स्वस्थ बच्चा हुआ, और जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ थे। मेरे से बात भी हुई बच्ची से। हमको क्या जाने नहीं देते अंदर, लेडीजों का काम है। इसके बाद वो मेरी मैडम थी, उनको बाहर कर दिया गया। अब वो उसकी इतने में हालत खराब हो गई। जब गई यहाँ से दोबारा तो वो गिरी पड़ी हुई थी, मतलब उसको ब्लड निकल रहा था। तो शरीर में जब ब्लड ही नहीं है तो उसको ताकत कम के कारण वो मतलब मूर्छित हो गई, गिर गई। अब फिर बताई तो सब जाके लापरवाही में यही शब्द बोलने लगा। बोले तुम क्या जानते हो, हैं? तुमको तो कुछ मालूम नहीं। ये नर्सें बोल रही थी यहाँ से, डॉक्टर हैं जो अभी भी डॉक्टर बोल रही थी तुमको क्या मालूम, साइंस थोड़ी तुम पढ़े हो,
अरे हम तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन इतना तो जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में मतलब इतना तो तकलीफ है नहीं। जब हमारे से 5 बजे बात की तो कुछ तो होना नहीं चाहिए। बड़े बड़े केसें देखे हैं हम। हाँ, खून के लिए मेरे से बोला गया 7 बजे। जब 7 बजे वो नहीं चल रहा था पल्स, मेरे को बोले, मैं चला गया खून लेने के लिए, मतलब ब्लड लेने के लिए गया, तो बोले 9 बजे डॉक्टर वो लोग आएंगे निकालने के लिए। फिर 9 बजे तक इंतजार किया मैं, और 9 बजे के बाद फिर मेरा ब्लड निकाला गया। मैं ब्लड लेके आया और चढ़वाया। तब तक मैं थी ही नहीं, वो तो पहले ही गुजर गई थी। नहीं नहीं नहीं, यहाँ से एक पैसे नहीं। रात में मैं 2 बजे दवाई लेने गया, 11:30 बजे दवाई लेने गया, यहाँ 1 पैसे की दवाई नहीं मिली, 1 पैसे की। टोटल मैं बाहर से दवाई लेके आया हूँ। हाँ, जबकि एक मैडम लिखी भी, ये देखिए मेरे पास कागज भी है, तो बोले सीएम साहब से लिखवाओ तो ब्लड मिल जाएगा। कौन बोला? इतना घुमाया एक मैडम, मतलब लेकिन वो ये देखिए 4 बार किया, 10 बज गया, लेकिन इसमें कोई नहीं मिला। इमरजेंसी ब्लड चाहिए तो आती हो सकता है। हाँ, सीएम बोले कि भाई तुम्हारे शरीर नहीं है, तुम खून नहीं निकलवा सकते हो। मैं फिर खून निकलवाया इसको जेब में डाल के। हाँ हाँ, डेट हो चुकी थी ना, फिर भी खून चढ़ा दिए, ब्लड को चढ़ाया इसने पूरा। अभी भी लगा हुआ, देख लीजिए। पंकजा पटेल, हाँ नर्स थी, वो स्टाफ नर्स इसमें जिन्ना हॉस्पिटल में। छुट्टी तो उसकी हुई नहीं अभी, वो दोपहर में कर लिया था। हाँ, पैसे की बात आ रही थी। पैसे तो गार्ड और नर्सें तो सुबह से परेशान करके रखी है। 4,000 रुपए में 200, 500, 100 रुपए तो कोई लेता ही नहीं है यहाँ। वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना कि ये लापरवाही नहीं है तो क्या है, बताइए आप। लालमणि पटेल, ग्राम पोस्ट बिगौड़ी जी, डिस्ट्रिक्ट सतना, मध्य प्रदेश। सन्नेही में थी वो, इसमें जिन्ना में थी पदस्थ, और वो नर्स है ना, स्टाफ नर्स है वो। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत सरहंगों द्वारा मारपीट और शराब के लिए पैसे न देने पर पत्थरबाजी का मामला प्रकाश में आया है। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत चौपड़ा स्कूल के पीछे दर्जनों युवकों ने जमकर आतंक मचाया। स्थानीय निवासियों ने मारपीट की और बाद में पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित अमित मिश्रा और अनूप सिंह ने बताया कि अक्सर ये लोग शराब के नशे में चूर यहाँ घूमते रहते हैं। घटना के दिन भी शराब के लिए पैसे मांगे, जिसके बाद नहीं देने पर मारपीट की और जब पीड़ितों ने हल्ला मचाया तो पत्थरबाजी करने लगे। इस दौरान घायल हुए अमित और अनूप का इलाज संजय गांधी अस्पताल में कराया गया। वहीं सिटी कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज करा दी गई है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। पीड़ितों के बयान के अनुसार आरोपियों को चिन्हित कर तलाश की जा रही है। जब यहाँ आया, ऑफिस से आया हूँ, तो यहाँ भीड़ लगी हुई थी और हल्ला हो रहा था। जब हल्ला हो रहा था तो मैं इस साइड गया। जब इस साइड गया तो मैं देखा कि झुंड आ गया, ग्रुप आ गया तो उसमें 4-5 लड़कों को पहचानता था। उसमें सोहेल खान था, नाजिम था, साकिब था, पीयूष थे और एक लड़का और था, सलमान था। उन लड़कों को मैं मना करने लगा, भाई किस बात का झगड़ा हो गया, क्या हो गया, किस चीज़ का झगड़ा हुआ तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। पहले क्या झगड़ा हुआ तो इस चीज़ की जानकारी हमें लगा वो हो सकता है वो नशा किए हो। लेकिन मैं जब झगड़ा समझाने गया, उनको बोला कि भाई भीड़ झुंड लेके क्यों आए हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो, इतने में वो लोग पत्थरबाजी करने लगे और लाठी डंडा से पिटाई करने लगे। हम थे और ये अमित मिश्रा जी थे जो हमारे चाचा जी हैं, तो हम लोगों की पिटाई, हम 2 ही लोग थे उस टाइम पे। उस टाइम पे मोहल्ले में जो भी थे वो उपस्थित नहीं थे। जब हल्ले की आवाज़ सुने सब लोग तो सब लोग निकल के आए। तब तक वो पत्थर चला चुके थे, पत्थरबाजी किए, इधर मंदिर में पत्थर चलाए, घरों में पत्थर चलाए, गाड़ियाँ खड़ी थी हम लोगों की, तो हम लोग गाड़ियाँ छिपाने लगे अपने, भाई गाड़ी में भी पत्थर ना चलाए, क्योंकि 18-25 लोगों का झुंड था। तो फिर धीरे धीरे हम लोगों को चोट लग गई, हमको लगी और अमित मिश्रा जी को चोट लग गई है ना। इतने में जब सब लोग बाहर निकल के आए तब तक वो लोग वहाँ से भाग गए, यहाँ से पीछे से। उनके साथ जब वो झुंड लेके आए थे तो मैंने जो देखा उनके पास हथियार भी थे, तलवार लेके, चाकू लेके, लाठी लेके, डंडा लेके, है ना, और पत्थर लेके वो अपने साथ ही आए हुए थे। ये 5 लोग थे। फिर से मैं नाम बता देता हूँ, नाजिम, सोहेल, पीयूष, साकिब
और सलमान। किस बात का विवाद था और ये आए दिन विवाद होता रहता है? व्यक्तिगत हमको नहीं पता साहब, किस चीज़ का विवाद होता है, क्या है, आए दिन का भी नहीं पता। हम तो साहब नौकरी वाले आदमी हैं, सुबह 9:30 बजे निकल जाते हैं, रात को 8 साढ़े 8 बजे आते हैं। व्यक्तिगत विवाद हमें कोई पता ही नहीं है। हम लोग कामकाजी आदमी हैं साहब, हमारा कोई ज़मीन वमीन का कोई विवाद नहीं है। वो अपना काम करते होंगे, हम। रीवा जिले के निजी स्कूलों द्वारा किताबों की अनुचित सिफारिश का मामला सामने आया है, जिसे लेकर संभागीय आयुक्त ने स्कूल प्रबंधन को निर्देश जारी किए हैं। संभागायुक्त कार्यालय ने निजी स्कूलों द्वारा किताबों की खरीद और सिफारिश को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। जारी आधिकारिक पत्र के मुताबिक बी.के. माला एडवोकेट द्वारा शिकायत की गई थी कि निजी स्कूल प्रबंधन छात्रों और अभिभावकों को एनसीईआरटी की किताबों के बजाय महंगी किताबें खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इस पर संभागीय आयुक्त ने तत्काल संज्ञान लिया और स्कूल प्रबंधकों, प्रशासकों और दुकानदारों को निर्देश जारी किए। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि निजी स्कूल प्रबंधन एनसीईआरटी की किताबों के अलावा अन्य महंगी किताबों की सिफारिश नहीं करेंगे। यदि ऐसा पाया गया तो संबंधित स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी और संबंधित विभागों को इस मामले की जांच और कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। और जो प्राइवेट प्रकाशन चला रहे हैं वो प्राइवेट प्रकाशन किस कंपनी का चला रहे हैं, किस फर्म का चला रहे हैं, किस एजेंसी का चला रहे हैं, प्रकाशन का नाम, उसकी रेट सूची क्या दर पे मिल रही है, क्या आम जनता को, अभिभावक को लूटा तो नहीं जा रहा, और किसकी पुस्तकें क्या मान्यता है मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश शिक्षा अकादमी या भारत सरकार की जो गाइडलाइन बनी है उस गाइडलाइन का पालन हो रहा नहीं कि हो रहा, किसकी किताब चला रहे, कौन से बच्चे को किस विद्यालय के संचालक द्वारा कौन सी तालीम, कौन सी शिक्षा, कौन सी दीक्षा दी जा रही है, कौन सी पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं, किस प्रकाशन, किस राइटर की पुस्तकें पढ़ाई जा रहे हैं, इस विषय को लेकर हमने एक आवेदन माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा को दिया था, जिसमें आयुक्त महोदय ने इस प्रकरण को संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेने के बाद एक पत्र कलेक्टर महोदय रीवा को और साथ में जिला शिक्षा अधिकारी को कॉपी और हमें भी कॉपी उन्होंने पत्र भेजी है और उन्होंने कहा है कि किस प्रकाशन की चलाई जा रही, हमने अपने आवेदन में लिखा है और उसको वेबसाइट में दिया जाए, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिया जाए कि किस प्रकाशन की चलाई जा रही है, किस राइटर की चलाई जा रही है और किसकी रेट सूची है, ये अपने अपने वेबसाइट में, अपने अपने पोर्टल में और साथ में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कलेक्टर रीवा को, मीडिया को भी दे दिया जाए ताकि आम जनता, अभिभावक गण जाने कि हमारे बच्चे को, हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या पढ़ाया जा रहा है। वहाँ के लोग जनमानस को जानना चाहिए कि कौन सी पुस्तकें हैं और कौन से लेखक हैं। इस संबंध में हमने पत्र दिया था जो माननीय आयुक्त महोदय ने इस संबंध में कलेक्टर रीवा। करहिया मंडी में धान खरीदी केंद्र की 2 दिनों में व्यवस्था चरमरा गई। आलम यह है कि धान रखने के लिए जगह ही नहीं बची है, क्योंकि एक और निर्माण कार्य चल रहा है जिसमें 3 शेड फुल हो गए हैं। बोरियों को सड़क में रखने की नौबत आ गई। रीवा के करहिया धान खरीदी केंद्र में 2 दिन के अंदर सारी व्यवस्थाएं चरमराती नजर आ रही हैं। 2 दिन की खरीदी के दौरान सभी सीट 3 शेड फुल हो चुके हैं और बोरियों को सड़क पर रखा गया है। अधिकतर जगह में निर्माण कार्य चलने के कारण अब धान खरीदी के बाद उन्हें रखने का संकट सामने आ चुका है। समिति संचालकों का कहना है कि यदि उठाव जल्दी नहीं हुआ तो धान खरीदी रोकनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ स्थान तो बचा ही नहीं है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि धान खरीदी सुचारू रूप से की जा रही है और इसके लिए सभी तरह के इंतजाम करने की कोशिश की जा रही है। क्या उठाव नहीं हो रहा है, जिस कारण से किसानों की कॉल नहीं हो पा रही है। ये जो रखने के लिए जो स्थान नहीं मिल पा रहा है उसके लिए आगे क्या व्यवस्था होगी? व्यवस्थाएं बात हुई है प्रशासन से, जैसे उठाव चालू होगा तो किसानों की दौड़ हो जाएगी। अभी भी किसान आ रहे तो ये भारतीय की ये 40 से 40 बोरी सहित बोरी नहीं, वरदाना काट के 600 ग्राम। तो ये 40 किलो 41 किलो नहीं जाती है। अगर किसी धान में नमी है तो उसके लिए किसान परेशान ना हो, बाकी 40 किलो भरती है। तो जैसे आगे और खरीदी होती है तो उसको क्या करेंगे आप? ऊपर जाएगा जैसे जगह बनाएंगे, जब तक बनेगी। अगर उठाव नहीं होगा तो खरीदी बंद हो जाएगी। आते हैं, बताया गया है, कल मीटिंग हुई थी। उठाव के लिए जो भी निर्देश आएंगे उसका पालन होगा। क्या नाम आपका? सौरभ। ये तो 2 दिन में ही पूरा फुल हो गया आपका। हाँ, तो किसानों की फसल और माल अभी लोग लिए ट्रैक्टर और ट्रक में खड़े हुए हैं, इनका कब तक हो जाएगा? देखते हैं, कोशिश करते हैं। और आते रहेंगे अभी, बिल्कुल आएंगे। अगर उठाव नहीं होगा तो खरीदी प्रभावित। महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले मंचले आशिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने स्टाफ के साथ मिलकर महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले मंचले आशिक अभिषेक कुशवाहा और गोलू उर्फ सौरभ पिता जय कुशवाहा निवासी
चौराहट्टा मैदानी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया। इस मामले में उप निरीक्षक शिवा अग्रवाल, प्रधान आरक्षक शबाना बेगम, आरक्षक पीयूष मिश्रा, आरक्षक धर्मेंद्र पटेल, आरक्षक विकास तिवारी और आरक्षक आकाश मिश्रा की भूमिका अहम रही। अभिषेक कुशवाहा नाम का एक व्यक्ति है, मैदानी का रहने वाला। उसने पीड़िता के साथ जो है घर में उसके जिस पर जो है अभद्र अश्लील हरकत की थी। छेड़छाड़ का मामला जिस पर से दर्ज करके और विवेचना में लिया जा रहा था और आरोपी की पता तलाश की जा रही थी। इस बीच मुखबिर सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय पेश कर दिया गया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया। लगभग ये 15 दिन पूर्व की घटना थी और थाना क्षेत्र में पीड़िता के घर में जो है घुसकर उसने छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। नहीं, पूर्व का उसका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था इस तरीके का, ये पहला ही अपराध था। सिमरिया मार्ग पर बीना शाहपुर बस स्टैंड के समीप भीषण हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार बाइक की आमने सामने भिड़ंत होने पर 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रीवा जिले के शाहपुर चौकी क्षेत्र में 2 बाइकों की आमने सामने हुई भिड़ंत में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना तकरीबन 2 बजे की है। जानकारी मिलने के बाद सभी घायलों को 100 डायल की मदद से उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि तीनों घायलों को लाते समय चौराहट्टा थाना क्षेत्र के करहिया के समीप भी एक युवक सड़क पर गंभीर हालत में पड़ा हुआ मिला। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 100 डायल चालक ने बताया कि बीना बस स्टैंड के समीप हुए सड़क हादसे में एक युवक की पहचान राकेश मिश्रा निवासी मोहरबा के रूप में की गई, जिसके साथ 2 अन्य युवक भी घायल हुए थे, जो एक ही बाइक में सवार थे, जिन्हें के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है। वहीं करहिया क्षेत्र में हुई दुर्घटना के संबंध में अभी तक जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। भोपाल द्वारा एक आईडी मिली थी एक्सीडेंट की, तो बीना बस स्टैंड के पास 3 लड़के घायल हो गए, बाइक से गिरे थे। बाइक से बाइक की टक्कर हुई थी, तो तीनों को लेके अपन 100 डायल में वहां से रवाना हुए। रास्ते में आ रहे थे तो एक और एक्सीडेंट हो गया। ये हो गया था अपने चौराहट्टा थाना और शाहपुर चौकी के बॉर्डर में। तो हाँ, वो भी घायल है, उनको भी मिला के 4 लोगों को लेके आए, हॉस्पिटल में एडमिट किया। गंभीर विशेष तो नहीं है, लेकिन है, चोट है ज्यादा है। हरिओम तिवारी। चौराहट्टा थाना अंतर्गत खैरा नई बस्ती वार्ड क्रमांक 2 में नहर का पानी सड़कों में आ जाने से वार्डवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चौराहट्टा थाना अंतर्गत खैरा नई बस्ती में नहर का पानी सड़कों में बह रहा है, जिससे वहां स्कूली छात्रों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। वहीं आम नागरिकों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस्ती वालों की माने तो पिछले 8-10 साल से ये समस्या लगातार चली आ रही है। कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप खुद सुनिए क्या कहना है वहाँ के रहवासियों का। रहता है ये पानी, इसको कई बार लोगों ने शिकायत किया, लेकिन कोई नहीं सुनता। नगर निगम तरफ से कोई आते ही नहीं है, या कोई नहीं आ रहा। ये पानी आ कहाँ से रहा है? ये पानी इधर नहर से आ रहा है, खेत साइड से। ये चौराहट्टा नहर से? जी। इसको बंद नहीं करवाया जा रहा? बंद करवा। सुमित द्विवेदी नाम मेरा। ये सड़क में पानी बह रहा है जी, इनको सुधार लाना चाहिए। यहाँ की जो पार्षद वगैरह हों, यहाँ के जो पार्षद वगैरह हों, थोड़ा उनको ये देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ये कोई नहीं बंद करा रहा है। हाँ, तो इसको जरूरी बंद कराना। आवागमन में ये अपना है गोविंद कुशवाहा। ये कौन सा वार्ड है? वार्ड 2। ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये पानी नहर का आता है। इससे क्या समस्याएं हो रही है? समस्या होती है, पूरे रोड में पानी आता है, रोड भी खराब हो गई है। पानी फालतू जाता है। ये रोज की कहानी है? हाँ, ये हमेशा आता है पानी। नहर तो ये कौन से नहर से आ रहा है? अरे ये बड़ी वाली जो नहर है, यहाँ से शाखा इधर के लिए है। चौराहट्टा वाली? हाँ, चौराहट्टा वाली नहर से शाखा से पानी आता है। ये इसको बंद नहीं कर रहे हैं? नहीं बंद कर। आगामी 7 दिसंबर से राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत 100 दिवसीय क्षय शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए आज उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने शिविर को सफल बनाने के दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि टीबी जिसे कभी लाइलाज माना जाता था, अब सघन और समर्पित प्रयासों के समाप्ति की ओर है। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम को और प्रभावी बनाने के लिए 7 दिसंबर 2024 से 25 मार्च 2025 तक 100 दिवसीय निक्षय शिविर आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य टीबी उन्मूलन के प्रयासों को
और अधिक गति देना और जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने स्वास्थ्य कर्मियों और जनता से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जैसे हमने कोविड महामारी में एकजुट होकर हर व्यक्ति तक जांच और उपचार सुनिश्चित किया था, वैसे ही इन 100 दिनों में हमें टीबी की व्यापक स्तर पर स्क्रीनिंग, जांच, उपचार और सघन जागरूकता को सुनिश्चित करना है। 6 दिवस का ये जो जनता को जोड़ने का कार्यक्रम है, उसका शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी ने हरियाणा से किया है और सारे देश में जो ज़्यादा से ज़्यादा जांच हो, फिर उसके इलाज की व्यवस्था हो। पोषण आहार भी इसके इलाज का एक माध्यम है, तो उनको पौष्टिक आहार मिल सके, इसके लिए निजी स्वास्थ्य जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ग्रुप्स हैं, वो लोग भी आगे आकर और 600 रुपये प्रति माह के हिसाब से जो फूड बास्केट बनता है, वो लोग इसमें अपना सहयोग दें, दान दें, जिससे कि जो रोगी हैं उनको पर्याप्त पोषण मिल सके और जो लोग नोटिफाइड नहीं हैं उनकी जांच करके उनके भी नोटिफिकेशन हो, जिससे उनका इलाज शुरू हो सके। ये सारे बातों को जनता के बीच में पहुंचाना, उसको जन आंदोलन बनाना, इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आज 100 दिवसीय लगातार 100 दिन देश भर के 347 जिलों में ये अभियान चलेगा, जिससे टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर सकें और स्वस्थ भारत, हेल्दी नेशन भारत को बनाने में हम लोग अपना योगदान दे सकें। इस उद्देश्य से आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 68वीं पुण्यतिथि पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रीवा की सड़कों पर जुलूस निकाला। कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब के आदर्शों और उनके द्वारा लिखे गए संविधान की अहमियत पर जोर दिया। इस अवसर पर बीएसपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जुलूस के दौरान बाबा साहब के आदर्शों और उनके द्वारा समाज को दिए गए योगदान को याद किया गया। शोषित वंचित समाज थे, उनको कहीं न कहीं जो तो हक अधिकार के लिए एक जो तो सुरक्षित व्यवस्था की संविधान में, ऐसे मसीहा जिन्होंने गुलामों की जंजीरों को तोड़कर बादशाह बने, इन शोषित वंचित समाज को आवाज दिया। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो है तो ये पुण्यतिथि है, महापरिनिर्वाण दिवस है। आज 6 दिसंबर को हम लोग पूरे युवा जो है तो मिलकर यहाँ जो है तो कैंडल मार्च के तहत जो है तो मार्केट भ्रमण करते हुए कलेक्ट्रेट बाबा साहब की स्टैचू पर हम लोग जाके जो है तो ये मोमबत्ती का जो है महामानव विश्व रत्न भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के 68वें महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य पर ये जो सैकड़ों का हुजूम आया है, ये उनके महापरिनिर्वाण दिवस पे हम लोग सब श्रद्धांजलि अर्पित करने पूरा शहर भ्रमण करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में प्रतिमा के पास श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और सामाजिक न्याय के अग्रदूत रहे हमारे बाबा साहब, जो कि जलबदरी धाम जुरहा बाबा आश्रम में आज से 1000 कुंडी राम महायज्ञ का आरंभ हो गया, जिसकी शुरुआत कलश यात्रा से की गई।
झलबदरी धाम जुरहा बाबा आश्रम विश्वविद्यालय परिसर में आज 1000 कुंडीय श्री राम महायज्ञ का आरंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा से हुई, जो पटमठा धाम से हुई, जहां हजारों की संख्या में पुरुषों ने सफेद वस्त्र जबकि महिलाएं पीले रंग की साड़ी पहने शामिल हुई। इस दौरान ढोल नगाड़ों की आवाज से शहर गूंज उठा। नाचते गाते निकले कलश यात्रा में लगभग 10,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इस महायज्ञ में शामिल होने के लिए 60 जगत गुरु, 121 महामंडलेश्वरों के साथ विराट संतों का आगमन होगा, जिसमें भारी संख्या में महामंडलेश्वरों के पहुंचने की उम्मीद है। कुछ पहुंच भी चुके हैं और कुछ पहुंच रहे हैं। इस दौरान सप्ताह भर आयोजन स्थल पर भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जो 15 दिसंबर तक रहेगा। तो आप भी इस यात्रा में शामिल हो जाइए। ये झलबदरी आश्रम है विश्वविद्यालय कैंपस में, जहां पर 1008 कुंडी श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में 7 तारीख से आज से दिनांक से लेके 15 तारीख यानी दिसंबर तक श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में ये कलश यात्रा झलबदरी आश्रम से लेके पचमटा आश्रम तक आई गई है और यहाँ से कलश में पानी भर के और वहां तक लिया जाएगा। जी, पूरे भारत के जितने महामंडलेश्वर हैं सबको निमंत्रण दिया गया है और सबका आगमन धीरे धीरे हो रहा है। कुछ महामंडलेश्वर आ गए हैं, वो वहाँ झलबदरी आश्रम में पधारे हुए हैं, कुछ को आना बाकी है अभी। ये सब महाराज जी के ही शिष्य हैं। सनकादिक महाराज जी हैं जो प्रमुख कर्ता धर्ता है इस श्री राम महायज्ञ के, वो झलबदरी आश्रम में ही वो भी ठहरे हुए हैं। बाकी पूरे जितने शिष्य हैं सब 1008 कलश यात्रा को ले जाकर झलबदरी आश्रम में। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। क्या कहना है नेता प्रतिपक्ष का, जानने के लिए आपको लिए चलते हैं राजनिवास। बेचारी एक बुजुर्ग महिला मिली, कई गांव के लोग मिले, दलित समाज के लोग थे। वो आज पन्नी लगा के आज उन जंगलों में रहना पड़ रहा है, जिसमें कि जो उनकी कई पीढ़ी वहां पे रह चुके, वहीं काबिज थे वो लोग, उनको बेदखली की कार्रवाई की गई। और लेकिन कानून और नियम है कि अगर कोई वहां पे रह रहा है, अगर सरकारी जमीन पे भी रह रहा है तो उसके घर का उसको मुआवजा मिलेगा, लेकिन सरकार ने नहीं दिया। ये सीधे सीधे मनमानी दिखती है कि किस प्रकार से दबाव के अंदर मोहन यादव की सरकार काम कर रही है। मुझे लगता है कि देश के अंदर मोदी के साथ अडानी सेफ है, मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव के साथ अडानी सेफ है। और निश्चित तौर से एक दुख के दर्द की बात है। वो मैं ये कहना चाहता हूं कि सिंगरौली को सरकार वापस सिंगूर बनाने की बात कर रही है। मैं नहीं चाहता हूं कि सिंगूर बने, क्योंकि अगर इस प्रकार की स्थितियां रहेगी तो सरकार के लिए बड़ी चिंताजनक रहेगी। कांग्रेस पार्टी की ओर से हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसे कई मामले जो सामने आए, चाहे विस्थापन के आए, गड़बड़ियां, जिस प्रकार से अधिकारी मिलके वहां विस्थापन की इसमें सही लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा, और कोयले की जिस प्रकार से चोरी हो रही है, झारखंड से कोल डस्ट आती है, कोयलों के अंदर मिलके वो जाती है, तो ये भी एक कोल इंडिया की एक के सामने आई बात। तो ऐसे कई घोटाले जो सामने देखने को मिले, इसकी मैंने प्रशासन से भी सुबह चर्चा करी थी, उनसे भी पूरी जांच रिपोर्ट मांगी है, उन्होंने उनका पक्ष रखा। लेकिन मैं समझता हूं कि इसको मध्य प्रदेश में विधानसभा में भी उठाएंगे और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को आवश्यकता पड़ी तो वहां के आंदोलन भी करेंगे। रीवा संभाग के अंदर 50% बोनी नहीं हुई, डीएपी खाद नहीं मिली। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि बहाना करती, इनके कृषि मंत्री को तो पता ही नहीं खाद कौन देता, लेकिन सरकार पिछले 4 साल से बहाने कर रही है यूक्रेन में, रशिया में युद्ध चल रहा है। लेकिन मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने और मध्य प्रदेश ने कई बार देश के अंदर इंपोर्ट हुआ, आपने चाइना से भी इंपोर्ट किया, अमेरिका से भी इंपोर्ट किया, मोरक्को से भी इंपोर्ट किया, अन्य ऐसे कई देश है जहां से आपने खाद इंपोर्ट करी। तो क्या है, क्या सरकार के पास पैसा नहीं था किसानों के लिए? मुख्यमंत्री जी लंदन में घूम रहे थे, उसके पहले शिवराज जी गए थे तो अमेरिका की सड़कों के गालों की तरह बिल्कुल चिकनी सड़क बता रहे थे, और ये डायनासोर के अंडे देख रहे थे वहां पे लंदन में। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी अन्य देश में जाते हैं जहां से खाद आती,
तो निश्चित तौर से प्रदेश के किसानों का आंसू पोंछ पाते, आप समय पे खाद दे पाते। तो झूठी बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर से कभी किसानों के हित में बात नहीं करना चाहती। यही कारण है कि आज आपके यहाँ 50 से 60% अगर बोनी नहीं हुई है, तो इसके बारे में भी हम 16 तारीख को जो जनहितैषी मुद्दे हैं उसको लेके घेराव करेंगे। खाद भी उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। मैं कहना चाहता हूँ साथियों, अब इस प्रकार से गए बार आया था, मैंने देखा कि कोरेक्स का तो यहाँ पर व्यापार चल ही रहा है। इसके अलावा ऐसे कई मामले हैं कि जिसका आपके यहाँ पर उप मुख्यमंत्री जी जो बुनियादी विकास की बात करते हैं और अस्पतालों की बात करते हैं, तो जिस प्रकार अस्पतालों की स्थिति ऐसी है कि दवाइयां मरीजों को मिल नहीं पा रही। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है और अपने ही गृह जिले के अंदर मरीजों को दवाई नहीं दे पा रहे, फ्री दवाई। जो कुछ प्रमाण भी आए, कुछ लोगों ने मुझे शिकायत भी करी कि हमें मुफ्त की दवाएं नहीं मिलती। तो उप मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप अपना गृह जिला तो संभाल लो, अगर प्रदेश नहीं संभाल रहा। दूसरा, जो आपके स्वास्थ्य विभाग में घोटाले चल रहे हैं, जांचों के नाम पर पूरे प्रदेश के अंदर कई 200-300 करोड़ रुपए जांच सैंपल ब्लड टेस्ट के नाम से जिन कंपनियों को काम दिया जा रहा है, क्या वो कंपनियां सही जांच कर रही है कि फर्जी नाम से उनके नाम से पैसे सैंपल के निकाले जा रहे हैं? इस पे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी बताए। और अगर उसमें अगर किसी को कमीशन जा रहा है तो किनको जा रहा है, ये भी उप मुख्यमंत्री बताया कि 300 करोड़ रुपए अगर जा रहे हैं उस कंपनी को इसके बदले, तो ये समझना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। साथ ही उद्घाटन कई हो रहे हैं। सीतापुर हनुमान सिंचाई परियोजना की एक महत्वपूर्ण घोषणा थी उप मुख्यमंत्री जी की। 4,167 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया, लेकिन इसमें जो है मऊगंज, सीधी, सिंगरौली किसानों की हालत सुधारना, इस परियोजना में 653 थे सुविधा मिलेगी। लेकिन ये स्थिति आज क्या है, ये उप मुख्यमंत्री बताए। और रही बात प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से कर्जे लिए जा रहे हैं, कर्ज लेके प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी के द्वार नहीं खोले जा रहे, प्रदेश के किसानों को खाद नहीं दी जा रही, कर्ज लेके प्रदेश की महिलाओं को आपने जो सपने देखे 3,000 देने के, वो आज नहीं मिल रहे। आपके यहाँ धान की जो खरीदी की इन्होंने बात करी थी 3100 रुपए में, वो धान आज भी इन्होंने नहीं खरीद रहे, ना खरीदेंगे। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो 13 दिसंबर को 1 साल होने वाले विकास के नाम पर विफल रही है, जो वादों के नाम पर विफल रही है। तो निश्चित आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।